नमस्कार। मुकाबला में आज मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। गुरुवार दोपहर दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू भवन में एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने जो ऐलान किया कि एलओसी के पार जाकर सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है। भारत में घुसने को तैयार बैठे आतंकवादियों पर और कई औरों को जो उनको सपोर्ट कर रहे थे उन्हें मार गिराया है। इस एक बयान की प्रतिक्रिया कई स्तरों पर देखने को मिली। देश में जोश, राजनीतिक बयान, पाकिस्तान का इनकार, धमकियां, इंटरनेशनल सपोर्ट, कई चीजें। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये कि क्या भारत ने पाकिस्तान के साथ रिश्ते के या एंगेजमेंट के नियम बदल दिए हैं। रूल्स ऑफ द गेम क्या ये बदले हैं? अगर नहीं तो भी इसके कई मतलब होंगे, और अगर हाँ तो उससे भी ज्यादा और नतीजे या कॉन्सिक्वेंसेस भी इसके होंगे। इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ यहाँ पर खास मेहमान मौजूद हैं। कौन कौन है हमारे मेहमान यहाँ पर आपको हम बता देते हैं। हमारे साथ यहाँ दिल्ली स्टूडियो में पीएस अहलुवालिया हैं, एयर वाइस मार्शल, फॉर्मर चीफ वेस्टर्न कमांड हैं। राकेश सिन्हा हैं, आरएसएस थिंकर हैं। मीम अफजल हैं, नेता हैं कांग्रेस के वरिष्ठ। और विवेक काटजू हैं, पूर्व राजदूत हैं, राजनयिक हैं। रजा हसन लश्कर हमारे साथ हैं, एसोसिएट एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के और काफ़ी वक्त तक पाकिस्तान में रहे भी हैं। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहती हूँ मैं अहलुवालिया साहब कि जिस तरह से अटैक्स हुए हैं उसके बाद हमने बात जो किए हैं, जो सीनियर मिलिट्री के जो सेनाध्यक्ष रहे उनसे भी बात की। उन्होंने कहा कि अटैक्स ऐसी कोई नई बात नहीं है। क्या हमने ये ऐलान करके स्ट्रैटेजिकली अगर हम देखें तो क्या ये ऐलान करना सही रहा है? पॉलिटिकली छोड़ दें, अगर स्ट्रैटेजिकली देखें। ऐलान करना तो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि 71 के बाद ये पहली दफ़ा हम मैसेज दे रहे हैं पाकिस्तान को कि हमारे पास पॉलिटिकल विल भी है, इंटेंट भी है, और ऐसी ये नेफेरियस टेररिस्ट एक्टिविटी हम बर्दाश्त आगे को नहीं करेंगे। तो ये एक मैसेज भेजा था, और आप देख सकते हैं कि ये पूरी स्ट्रैटेजी बनाई थी कि पहले डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव था, यूएन में भी बात की गई, फिर उसके बाद इंडस वाटर के बारे में बात हुई थी, इकोनॉमिक सैंक्शंस के बारे में बात हुई थी, साख के बारे में बात हुई थी, और फिर ये जो बहुत ज़रूरी चीज़ थी सर्जिकल स्ट्राइक्स, ये किए थे। जो ये ट्रेनिंग कैंप्स तो नहीं है, ये हैं लॉन्च पैड्स, और ये बहुत नज़दीक हैं बॉर्डर एलओसी के, 200 गज, 250 गज, 1-2 किलोमीटर इतनी दूर हैं। तो ये जो हमारी टीम्स थी, ये रात के समय जाके वहाँ पे जितने भी टेररिस्ट थे, क्योंकि हम इंटेलिजेंस भी मॉनिटर कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस थे, यूएवीज थे, तो उससे पता चल रहा था एक हफ्ते पहले ही कि यहाँ पे ये कांग्रेगेशन हो रहा है। और ज़्यादा ज़रूरी बात ये नोट करनी चाहिए कि ये जो टेररिस्ट थे यहाँ पे कलेक्ट हो रहे थे और ये हमारी तरफ आने की तैयारी कर रहे थे। तो उनके आने से पहले हमने ये प्रीएम्प्टिव लेकिन अब जो हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया है, इस पर भी आगे बात करेंगे कि आखिर इसका इंटरनेशनली इसका क्या मतलब होता है, इंटरनेशनल लॉज में भी इसका क्या मतलब होता है। जो हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया है इसमें हम क्या समझें कि अब जो सुरक्षा फोर्सेस हैं उनका काम और मुश्किल हो गया है। आमतौर पर हम देखते हैं कि थोड़ा सा जैसे शहरों में सॉफ्ट टारगेट्स बहुत ज़्यादा है, जो यहाँ पर हम कई बार कभी स्कूलों को खतरा आता है, अलर्ट आता है, कभी मॉल्स के बारे में आता है, कभी बाजारों के बारे में आता है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल टाइट शिप यहाँ पर रन करना ज़रा मुश्किल है। तो क्या हमने ये और मुश्किल कर दिया अपने सुरक्षा बलों के लिए? नहीं, ये नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात ऐसी है कि यूनाइटेड नेशंस के दरमियान ऐसी जो एक्टिविटी हमने की है ये ऑथराइज्ड है। मतलब अगर टेररिस्ट आपके पास आके आपको ऐसे आक्रमण करें, हम उनके पीछे जाके जहाँ पे भी हों उन पे अटैक कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इधर, क्योंकि ये बिल्कुल ऑथराइज्ड है यूनाइटेड नेशन से, तो हम ये कर सकते हैं। दूसरी बात रही कि अगर वो रिटेलिएट करेंगे हमारे लिए मुश्किल होगी, ये भी बात थोड़ी बहुत मुमकिन है, पर ज़्यादा मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो मॉनिटर कर रही हैं। और मेन चीज़ ये है कि वो पूंछ एरिया में, जेएनके में, वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस भी चल रही है, हमको पता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और हिंटरलैंड में हाँ ज़रूर ये कोशिश करेंगे टेररिस्ट को भेजने के लिए, पर ये सारा मॉनिटर हो रहा है। हमारी जो फोर्सेज हैं वो सब बिल्कुल तैनात हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि हो तो कुछ भी सकता है, पर हम बिल्कुल
बिल्कुल, हो तैयार तो हैं। कुछ भी सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हो कुछ भी सकता है, लेकिन रेडी रहना बहुत ज़रूरी है। पहले भी ज़रूरी था और कई बार चूक होती है। और लेकिन एक जो हेडलाइन अभी पिछले दिनों जिसने जो मेरी नज़र में आया, काजू साहब आपको पता होगा, आपने देखा होगा कि हैज़ डिप्लोमेसी फेल्ड। यहाँ पे बार बार कहा जा रहा था कि और कोई रास्ता नहीं बचा था और कूटनीति यहाँ पर अब उस तरह से काम नहीं आ रही थी, इसीलिए इस तरह के हमले को, इस तरह की स्ट्राइक को गो अहेड दिया गया। तो क्या सच में कूटनीति फेल हुई है यहाँ पर? देखिए, सवाल यह है कि कूटनीति पाकिस्तान के सिलसिले में और पाकिस्तान से जो आतंकवाद आ रहा है उसके सिलसिले में कब सफल हुई? 26 साल से सफल नहीं हुई, क्योंकि अगर देश का उद्देश्य यह है कि पाकिस्तान से जो का आतंकवाद समाप्त हो, तो उसमें मेरा मानना है कि देश की समग्र शक्ति का प्रयोग जरूरी है। लेकिन इससे एक महत्वपूर्ण विषय है जो मैं आपके सामने रखूं। 1990 में जब से कश्मीर में मुश्किलात शुरू हुई, तब ये था कि भारत फोर्स से एक्ट करेगा या नहीं, और तब से आतंकवाद भी शुरू हो गया। तो शायद याद होगा आपको कि साहिबजादा याकूब खान आए थे हिंदुस्तान, और गुजराल साहब तब विदेश मंत्री, और उन्होंने गुजराल साहब से ये इशारा किया कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं, तो अगर आपने कोई ऐसा एक्शन लिया जैसा कि अभी लिया गया है, तो उसका नतीजा ये हो सकता है कि परमाणु युद्ध छिड़ सकता है। ठीक है। 26 साल तक पाकिस्तान इसी मत को आगे बढ़ाता जा रहा था, अभी बढ़ा रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हर आतंकवादी घटना के बाद भारत पे दबाव डालता था कि आप संयम पर रखिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई कार्रवाई की, जैसे हुई है सर्जिकल स्ट्राइक, तो उसका परिणाम होगा कि पाकिस्तान रिएक्ट करेगा और एक, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, एस्केलेटरी लैडर शुरू हो जाएगी जिसका अंत किसी को मालूम नहीं। हम इसकी वजह से संकोच करते रहे, और मुझे लगता है कि मोदी जी को मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने इस आर्गुमेंट को अभी नहीं स्वीकारा। अभी आपको लगता है कि कोई एस्केलेशन नहीं होगा? नहीं, सवाल ये नहीं कि इसके लिए वहां से आएगा, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स वो करेंगे। हो सकता है कोई आतंकवादी घटना हो, लेकिन सवाल ये है कि हमारा जैसा देश 26 साल से जो सह रहा है, क्या उसकी वजह से जो पैरालिसिस एक था कि हम उनके खिलाफ एक्शन नहीं ये तो 26 साल से आप ये कह रहे हैं कि 26 साल से हमारी जो कूटनीति थी, जो हम जिसको डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव या डिप्लोमेटिक हम रणनीति का नाम दे रहे थे, क्या वो फेल हो गई? नहीं, मेरा मानना यह है कि हमारी जो पूरी अप्रोच थी इस बार इस बात पे कि हम संयम रखते जाएं और कि पाकिस्तान एक दिन बदल जाए, वो कुछ हद तक इस एक्शन के बाद जो अभी 2-3 दिन में पाकिस्तान से रिएक्शन आया है कि उन्होंने ये कबूल भी नहीं किया सर्जिकल स्ट्राइक, उससे ये लगता है कि जो हमने अपने आप को जकड़ा था वो कुछ हद तक हमने तोड़ा है। पूरा तोड़ा है नहीं, लेकिन कुछ हद तक हमने तोड़ा है। मेरा ये मानना है, आखिरी बात मैं कहूंगा, मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान का आतंकवाद, जैसे मैंने आपको कहा, देश की समग्र शक्ति का उपयोग करना है, उसमें ये ऑल्टरनेटिव जो अभी हमने लिया बिल्कुल वाजिब है, सही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी पाकिस्तान नीति पर पूर्ण रूप से विचार करना है। पाकिस्तान हमारी जो उसकी बुनियाद है उस पर विचार करना है। बुनियाद पर विचार करने की बात कर रहे हैं राकेश एक मुझे लगता है कि मोदी जी कर रहे हैं। हाँ, आपको लगता है कि जो अभी एक्शन हुआ है वो पूरी बुनियाद पर विचार किए बिना हुआ है? क्योंकि मुझे लगता है कि अब ऐसी चीज हो गई है जिसको वापस, जिसको कहते हैं, वो बॉटल में बंद नहीं किया जा सकता, एक जिन्न जो निकल गया है। कादम्बरी जी, इससे पहले मैं ये कहूँगा कि भारत में जो भी सरकारें बनी उसने अपने आरंभिक दौर में, मैं इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान से अच्छे संबंध बनाने की भरपूर कोशिश बिल्कुल सही, और हर बार निराशा लगी। तो जो काजू साहब जिस तरह इशारा कर रहे हैं कि देखिए, पाकिस्तान की समस्या सिर्फ आतंकवाद की नहीं है, जो बुनियाद की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान नेशन स्टेट बना ही नहीं, वो एक आइडिया है, और पाकिस्तान ने आतंकवाद को अपना स्टेट पॉलिसी के रूप में अपना लिया। जो लोग कहते हैं पाकिस्तान की जनता, आर्मी और सरकारें अलग अलग हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप कुछ है, पाकिस्तान की राजनीति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहाँ है, इसे कोई न्यूटन भी नहीं ढूंढ पाएगा। इसका कारण बता रहा हूँ
कि देखिए आज आर्मी एक्शन ले रही, नवाज शरीफ उसके साथ है। हाँ। पाकिस्तान में बलूचिस्तान में मानवाधिकार का हनन हो रहा है, उसमें सिर्फ आर्मी नहीं कर रही है, वहाँ के लोग भी कर रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या 13% से घटकर 1% हो गई, वो सिर्फ आर्मी नहीं कर रही थी, वहाँ के लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो एक नीति पाकिस्तान के प्रति चली थी, कथित उदारता की नीति, जिसके तहत हमने मतलब लेकिन हर सरकार की थी ना आपसे पहले। मैं तो कहा इंडस रिवर वाटर में जो तो हमने अब क्या उदारता कर रहे हैं? दिखाई। अब क्या मुझे तीनों लगता को है- एक साथ लेके चल मुझे रहे हैं? लगा क्योंकि कि हमने जो केरल में देखा है, जब सीधे तौर पे मोदी जी संबोधित करते हैं पाकिस्तान की जनता को कि आपके लोग, आपके जो नेता हैं आपके साथ ये कर रहे हैं, आपके साथ धोखा कर रहे हैं, तब तो वो भी तो अलग अलग मान के चल रहे हैं ना। देखिए फिर मैं यही कह रहा हूं कि देखिए पाकिस्तान के प्रतिनीति में बुनियादी परिवर्तन आ रहा है और वो एडहॉकिज्म से नहीं चलेगा। पाकिस्तान के प्रति एक ठोस नहीं, उन्होंने जब वहाँ की जनता को संबोधित किया तो एक अंतिम आशा के रूप में जनता को संबोधित किया। वहाँ सिविल सोसाइटी इस रूप में है, मध्यम वर्ग है ही नहीं। जब जहाँ मध्यम वर्ग का विकास ही नहीं हुआ, वो सरकार पर दबाव नहीं डाल सकती है। वो एक तो नहीं, तो फिर वहां की जनता को संबोधित करने का क्या मतलब? देखिए ये मोदी जी की एक डिप्लोमेसी का एक हिस्सा ये है कि पूरी दुनिया में 2.5 साल में उन्होंने बताया कि हम सभी तरह की उलाहना, उनको उलाहना दी गई। जब वो बर्थडे में गए, कितनी उलाहनाएं दी गई सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक क्षेत्र में। उन्होंने जितने प्रयास किए, सभी प्रकार के प्रयासों के बावजूद पूरी दुनिया को दिखाया कि हम पाकिस्तान के प्रति ईमानदारी से दोस्ती करना चाहते हैं, पाकिस्तान को मजबूत करना चाहते हैं। आज पहली बार पाकिस्तान इतने सालों में पूरी तरह से अलग थलग है। कोई इस्लामिक देश भी उसके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। जब संयुक्त राष्ट्र में भारत की विदेश मंत्री कह रही हैं कि दुनिया के जिस हिस्से में भी आतंकवाद होता है उसकी जड़ और जमीन कहाँ है, आप डिसाइड कीजिए। और पाकिस्तान के ओछे स्तर पर नहीं गिरकर उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसको आतंकवाद का प्रिय बना दिया। और एक और अंत में कहना चाहता हूँ, आप तो दिनकर जी को बहुत पढ़ते हैं, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास ग्रल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो। हमारी उदारता को पाकिस्तान ने कायरता समझी। पाकिस्तान भी वही कह रहा है कि हम तो हमारी ठीक है, विनम्रता हमारी को कमजोरी उदारता ना तो समझे। पाकिस्तान का सर्जिकल ऑपरेशन से यदि संतुष्ट नहीं है तो इससे बड़ा नहीं, वो सर्जिकल तो कह रहे ऑपरेशन हैं कि ऑपरेशन हुआ ही नहीं हुआ। तो जब उनको इस ऑपरेशन का आभास नहीं है तो दूसरा ऑपरेशन के लिए तैयार रहे। यदि पाकिस्तान कोई खतरनाक एक्टिविटी करता है तो भारत ऐसा मुंहतोड़ जवाब देगा कि पाकिस्तान डिसइंटीग्रेशन के लिए बढ़ेगा। नहीं, लेकिन आप कुल मिलाकर आप क्या कह रहे हैं कि पूरी पॉलिसी पे रीथिंक हुआ, जैसा काजू साहब कह रहे हैं कि एक रीथिंक की जरूरत है, तो रीथिंक हुआ है तभी इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक हुई जो पहले कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान के प्रति अब एक एडहॉकिज्म से हटकर हम उसको पूरी नई दृष्टि से देखें कि ये स्टेट, जैसे हम कहते हैं नहीं, हम देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जो ये हुआ है ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक को ऐलान करना, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ, लेकिन ऐलान किया गया, ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। देखिए ये पाकिस्तान ऐलान करके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बताया गया, पाकिस्तान को बताया गया। इस 3 बातें सामने आई। एक तो हमारी आर्मी का स्ट्रेंथ क्या है, कितनी सफलतापूर्वक हम कर सकते हैं। दूसरा, जो अमेरिका ओसामा बिन लादेन के साथ किया उसकी परछाई हमने दिखाई। तीसरा, भारत की जनता को भी दिखाया गया जो जनता का मूड था। देखिए लोकतंत्र में जनता के सेंटिमेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, कोई सरकार नहीं कर सकती है। आज पूरी तरह से जनता के सभी वर्गों में, कुछ वामपंथियों को छोड़कर और कुछ पाकिस्तान परस्त लोगों को छोड़कर पूरी जनता में मूड था कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। और सरकार ने पाकिस्तान की जो अपेक्षा थी कि सरकार सर्जिकल ऑपरेशन हो और जनता का जो मूड था, दोनों को अनुकूल काम किया। चलिए ठीक है, दोनों बात आप कह रहे हैं कि यहाँ पर भी अलग सोच निकली है और वहाँ पर भी जो उसको पाकिस्तान को ज़रूरत थी। लेकिन फिलहाल मीम अफजल साहब, आप जो हैं, आपकी पार्टी जो है वो लगातार सपोर्ट कर रही है, लेकिन इस तरह का सर्जिकल ऑपरेशन का क्या कभी आपकी सरकार ने नहीं सोचा? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि खुद जो साबिक आर्मी चीफ हैं वो ये कह चुके हैं कि ये नया एक्शन नहीं है, इससे पहले भी एक्शन हुआ। आपको मैं 14 जनवरी 2014 में हमारे आर्मी चीफ ने कहा था कि हमने 10 लोगों को घुसते हुए मारा है, उसने एक कोशिश की है। और इससे पहले कई वाक़यात हैं जिसके अंदर एक बार 20-17 ऐसे कुछ लोग मारे गए। वो खबरें पाकिस्तान से आई कि हमारे लोगों को फायरिंग करके मारा गया। तो ऐसा नहीं है, ऑपरेशन होता था। ये यकीनन हमने कभी सर्जिकल ऑपरेशन के बारे में नहीं कहा। ये नई सरकार जो आज है उसने एक रणनीति बनाई, हर सरकार अपनी रणनीति बनाती है। ठीक है, लेकिन जो अभी सिन्हा साहब ने एक बात कही कि पाकिस्तान परस्त कुछ लोग, मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि इस मौके पर जितना सपोर्ट इस सरकार को सब सेक्शन से मिला है, शायद इससे पहले कभी नहीं मिला। बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आगे आपसे और बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं, उसके रजा से भी पूछेंगे क्योंकि वो पाकिस्तान में काफ़ी लंबे वक्त तक रहे हैं, रिपोर्टिंग की है वहाँ पर, तो उनका इसके बारे में उनकी जो राय है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
मियां अफजल साहब, आप ब्रेक पर जाने से पहले कह रहे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक्स पहले भी हुए हैं, लेकिन आपकी सरकार ने ये क्यों नहीं कभी सोचा कि इसको ऐलान करते हैं? जो रिएक्शन अब हम देख रहे हैं, जिस तरह से बिल्कुल पाकिस्तान अलग थलग पड़ा हुआ है, खासकर सार्क रीजन में, जो बाकी जिनको अपना दोस्त समझता है वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो मदद करते रहे वो भी चुप हैं, ये सारे जो सिचुएशन है, जो एक तरह का सपोर्ट है इंडिया के लिए, वो हो सकता है आपके लिए भी, आपके वक्त भी हो जाता। देखिए, बात आप सही कह रही हैं कि अगर हमने किया होता तो शायद ऐसी सिचुएशन, लेकिन कैलकुलेशंस होती हैं। और दूसरी बात ये कि जो एक डिप्लोमेसी में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं वो अब भी चल रही हैं, आज भी चल रही हैं, इस सब के होने के बावजूद भी चल रही हैं। ठीक है। आपने एक सवाल उठाया था कि भाई डिप्लोमेसी में आइसोलेशन की बात की। मैं इसको बिल्कुल पूरी तरह से नहीं मानता हूँ कि आइसोलेशन आपने किया। देखिए, 193 मुल्क हैं और 193 मुल्कों में सिर्फ 2 मुल्कों ने डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम लेकर के उसे कंडेम किया है। बाकी जो 8-10 मुल्कों ने कहा है, उन्होंने सिर्फ टेररिज्म को कंडेम किया है, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है। तो मेरा ख्याल है भी और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और मैं ये भी कहूँगा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि आप डिप्लोमेसी के ज़रिए से कोशिश कर सकते हैं, आइसोलेशन भी कर सकते हैं किसी हद तक, लेकिन आजकल जिस तरह से इंटरेस्ट डेवलप हो गए हैं तमाम मुल्कों के, उसमें मुझे लगता है कि हर कंट्री पहले अपना इंटरेस्ट देखती है। हाँ, मिसाल के तौर पर मैं अमेरिका की कूटनीति में तो यही होता बात है, हर country अपना अमेरिका की interest बात देखती करता है। हूँ मैं। अमेरिका ने घुस करके वहां पर उसामा बिन लादेन को मारा और वहां से मार करके वो लोग चले गए। क्या अमेरिका को नहीं चाहिए था कि जैसे आज हम डिमांड कर रहे हैं कि इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगाना चाहिए, क्या अमेरिका को ये नहीं काम करना चाहिए? वो चाहता तो होता, और वो तो बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बल्कि कुछ मुल्क तो शायद इस झगड़े को बढ़ाने में ही लगे रहते हैं, इसलिए कि उन्हें हथियार बेचने हैं। ठीक है। और हथियार बेचने का जो एक बहुत बड़ा कारोबार है, इसके इंटरेस्ट बहुत गहरे हैं। मैं इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ इशारा काफ़ी है कि हम देखते हैं कि जब कभी भी इस तरह की टेंशन होती है, तो चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे हिंदुस्तान हो, या किसी और मुल्क में ऐसा हो, ठीक है। बहुत सारे लोग सिर्फ जंग का मशवरा देते हैं। ठीक है, जंग भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। एक छोटा सा कमेंट भी रजा के पास जाना चाहती हूँ। मैं इसलिए कहूँगा, आइसोलेशन की बात मैं किया कि पहली बार सार्क देखिए कैंसिल हुआ, और क्यों हुआ? सिर्फ भारत के कहने पर नहीं हुआ, सभी उसको वही कहेंगे, पूरे मेंबर देश वहाँ से सहमत नहीं थे। चाहे पाकिस्तान का नाम लिया या आतंकवाद कहा, ये तो और भी गहरा चोट है कि आतंकवाद मतलब पाकिस्तान। एक दूसरा, अमेरिका के सीनेट में दोनों पार्टियों, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी ने ज्वाइंटली रिजोल्यूशन लाया। तो इससे ज्यादा पाकिस्तान के समर्थन में कोई नहीं आ रहा। देखिए, आइसोलेशन का मतलब नहीं था कि देश पूरे यूनाइटेड नेशन के 194 देश आकर पाकिस्तान के खिलाफ बोले। सही बात है, ठीक है। रजा, आपसे जानना चाहते हैं, जो हम बार बार आइसोलेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का कुछ डीएनए अलग है। जब इस तरह की चीज आती है तो वो रिजॉल्व कुछ और हो जाता है और वो डिफरेंट टाइप से अटैक करता है। हमने पीछे भी देखा है कि ऐसे ही हुआ है। ह्यूमिलिएशन बहुत बड़ी चीज है पाकिस्तान के लिए। जी देखिए, आपको कुछ चीज़ें याद रखना पड़ेगा। अभी 8 साल हो गए मुंबई के वाक़या का, वहाँ पे अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। ये वही मुल्क है जहाँ पे 100 से ज़्यादा बच्चे मारे गए एक स्कूल में। उसके बाद उन्होंने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कुछ लोग तो अभी उसको कहते हैं कि वो एक नो एक्शन प्लान है, क्योंकि उसके तहत अभी तक कुछ नहीं हुआ। मुंबई के बाद मैं जब वहाँ पे था, 1.5-2 साल के लिए कुछ मतलब पाबंदी लगाई गई थी, ये लश्कर-ए-तौयबा और जमात-उद-दावा के बाद। उसके बाद खबर आने लगे कि जमात-उद-दावा बहुत पैसे लगा के ज़मीन खरीद रहा था, और वो कहाँ खरीद रहे थे? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जहाँ पे ये सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं। बिल्कुल। तो जो खबरें आ रही थी कि वहाँ और पैसे लगा के वो नए कैंप्स बना रहे थे, मदरसास बना रहे थे, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ बना रहे थे। तो देखिए, हमारे पास ऑप्शंस और क्या थे? जब हमने 8 साल के लिए वेट किया एक एंटी टेररिज्म कोड के लिए, आज अगर आप परसों की खबर देखें, वो एंटी टेररिज्म कोड ये डिसाइड कर रहा है कि वो जो मुंबई के वाक़या में जो बोट यूज़ हुआ था, वो क्या वो कराची में जाके उसको इंस्पेक्ट करेंगे या उसको इस्लामाबाद में लाया जाएगा। तो उससे आपको पता चल जाता है कि पाकिस्तान का टेररिज्म की तरफ कितना सीरियस एक एटीट्यूड है। तो अगर हमें एक मैसेजिंग करना था, तो इसके अलावा और ऑप्शंस क्या थे हमारे पास? लेकिन हमारे लिए ये बड़ा, इंडिया जो है वो ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका है। अमेरिका तो उतनी दूर से आकर एबोटाबाद में मार कर चला गया उसामा देखें को। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे लिए सर्कमस्टेंसेस बड़े सही थे। हाँ। अब एक जो अफगानिस्तान में ड्रॉ डाउन हो रहा है, वहाँ पे अफगानिस्तान भी काफ़ी पाकिस्तान के ऊपर नाराज़ है। वो उन्होंने तालिबान को अभी तक टॉक्स के लिए लाने के लिए मतलब कुछ नहीं कर पाया। दूसरी तरफ ये यूएस ने भी, आप अगर देखें, फाइनली उन्होंने कहा कि उरी भी एक क्रॉस बॉर्डर अटैक था।
तो जो सर्कमस्टेंसेस थे वो मुझे लगता है हमारे जो डिप्लोमेटिक जो प्लानर्स है, पॉलिसी प्लानर्स हैं, उन्होंने बहुत सही तरीके से प्लान किया। उन्होंने जो इंटरनेशनल जो माहौल है उसका बड़ा लेकिन एडवांटेज है। आइसोलेशन आपको कहाँ आइसोलेशन मुझे नहीं हद तक हम अपनी अगर अपने भारत के नजरिए से देखें तो आइसोलेशन है, लेकिन चाइना का आप देखिए, अभी से कुछ देर पहले खबर आई है कि मसूद अजहर को फिर से उन्होंने टेक्निकल होल्ड लगा दिया है और कुछ महीनों के लिए उसको फिर से डेजिग्नेट नहीं किया जा सकता है। ब्रह्मपुत्रा के ट्रिब्यूटरी पे फिर एक उसको रोक दिया है डैम करने के लिए। मैं बिल्कुल आपके साथ मैं एग्री करता हूं। देखिए आइसोलेशन ये जो है ये बहुत दूर की बात है। अगर हम आइसोलेट करना चाहते हैं तो हमें और कदम लेने पड़ेंगे, लेकिन एक बहुत ही जबरदस्त मैसेजिंग हुआ है। मैं नहीं समझता कि आइसोलेशन हुआ है।